हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो फिर से एक बार हम आ गए हैं आप लोगों के लिए लेकर के क्लास 10 का साइंस। अभी तक जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला है क्लास 10 के लिए, वो मैथ का वीडियो डाला है। मैथ में हमने आपको एपी पढ़ा दिया है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा दिया है कुछ, और कुछ द्विघात समीकरण भी पढ़ा दिया है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी वीडियो अपलोड हुए हैं। अब मैं क्लास 10 का साइंस भी कुछ अब वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। साइंस का जो वीडियो है ये मैं सबसे पहले साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 10th का साइंस जो स्टार्ट होता है तो उसका पहला चैप्टर क्या है, केमिस्ट्री है, और इसीलिए मैं उसका पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे करके बायो का अलग से और केमिस्ट्री का, फिजिक्स का अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि मैंने आपके जो क्रैश कोर्स के बारे में बताया है, शॉर्ट वाला, तो उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कराएंगे तो जब हम आपको पढ़ाए हुए रहेंगे तो आप वहाँ पे याद दिलाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, तो वो बहुत आसानी होगी आपको समझने में, ठीक है। या फिर उस टाइम में प्रैक्टिस के टाइम में मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आप देखिए अभी ये चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का। ये आपका क्या है, चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें बारी बारी से हम इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया जानेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है इसके बारे में अभी हम लोग पूरे से डिटेल में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो देखिए यहाँ पे कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो किताब के कुछ डिफिनेशन है उसको मैं पहले आपको समझा दूंगा, फिर अपने लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो हमारे आम जिंदगी में होता रहता है, लेकिन हम लोग जो है उस चीज़ से नावाकिफ़ होते हैं, उसको नहीं जान रहे होते हैं, हम लोगों को उसके बारे में मालूमात नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम लोगों के आसपास देखिए कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो रही होती है, आए दिन कुछ ना कुछ, मतलब रोज़ाना डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा मेरा जो ये प्रतिदिन का ये है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला चेंजिंग आप ये देखिए कि जब हम लोग पैदा हुए थे तो बहुत छोटे से थे, है ना। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब पहले 1 साल के थे, 2 साल के, 3 साल, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों के शरीर का साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, शरीर का साइज फैल भी रहा है, और हम लोग क्या हो रहे हैं, लंबे भी हो रहे हैं। फिर एग्जाम्पल देखिए कि जैसे हम लोग दूध है, और दूध को क्या करते हैं, उसको कुछ देर के लिए अगर उसको छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नींबू वगैरह डाल करके या उसमें कुछ ऐसा चीज़ दही डाल करके, तो वो क्या होता है, दही में चेंज हो जाता है, ठीक। फिर आप देखते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, हम फल फ्रूट वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। वो खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खा के वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और खाना क्या होता है, जब वो मल के रूप में बाहर निकलता है। तो ये सब हमारे दैनिक जीवन में रोज़ाना हो रहा है। फिर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे हम लोग लकड़ी को रोज़ाना जला रहे हैं, है ना, रोज़ाना लकड़ी जल रहा है, रोज़ाना हम लोग का जो है क्या बोलते हैं उसको, हम लोग अपनी नज़र के सामने देखते हैं कि किसी चीज़ में जंग लग रहा होता है, कांटी में जंग लग रहा है, लोहे में जंग लग रहा है ना। आज देखते हैं लोहा सही है, कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के सामने से रोज़ाना गुजरती है, रोज़ाना हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कोई पेड़ हमने लगाया है ना, छोटा सा पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बहुत विशाल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग रोज़ाना देखते हैं, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं होती है कि आखिर ये है क्या, हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने आपने पढ़ा भी होगा क्लास 7 या क्लास 8 में, ये सब की रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा होगा। हम लोग, मेरे अंदर से क्लास 8 में भी है रासायनिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ना, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। मतलब किसी चीज़ में जो चेंजिंग आता है तो वो 2 तरह का चेंजिंग होता है, एक होता है रासायनिक, एक होता है भौतिक, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन से ही निकला है, ये रासायनिक अभिक्रिया जो है ये रासायनिक परिवर्तन से ही आया है। तो 8 क्लास में हम लोगों को पढ़ाया गया था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कि वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है ना। जब कोई पदार्थ अकेले या एक से ज़्यादा पदार्थ आपस में मिलकर, है ना, क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद जो है ना क्या करता है, एक नया पदार्थ बनता है। जब भी कोई नया पदार्थ बने तो वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। हमने बहुत सारा रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल देखा है, जैसे कि हम लोग एक बच्चे का बढ़ना,
एक बच्चा छोटा सा है वो बढ़ गया, रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ का बढ़ना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं रासायनिक परिवर्तन आपको समझा देता हूँ कि जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन में गौर से अगर आप देखिएगा तो रासायनिक परिवर्तन में आइए, सबसे पहले क्या है रासायनिक परिवर्तन में, हम लोग देखिए भोजन का पाचन। आप ये आपको इसको लिख करके बना भी सकते हैं। अगर सबसे पहला देखिएगा तो क्या हो जाएगा, भोजन का पाचन, ये रासायनिक परिवर्तन है ना। दूसरा जाएगा है ना, बच्चों का बढ़ना, ठीक। फिर अगर देखिएगा तीसरा में अब क्या हो जाएगा, लकड़ी का जलना, ठीक। फिर चौथा नंबर में आप देखिएगा, ठीक है, चौथा नंबर देखिएगा आपका पेड़ का बढ़ना, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा भोजन का पकना, इसको लिख सकते हैं आप चावल का पकना, या रोटी का पकना, है ना। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे बीच में मैं आपको समझा देता हूँ छोटा सा, जैसे मैंने ये लिखा है रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन लिख करके ऐसे करके एक नंबर में लिख सकते हैं भोजन का पाचन, ठीक है। ऐसे करके अगर हम बोले तो 10, 11, 12, 15, 16 ही बता सकते हैं। जैसे ये रासायनिक परिवर्तन के बारे में बोला जाता है कि ये भोजन का पाचन, ये रासायनिक परिवर्तन, बच्चों का बढ़ना रासायनिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन, पेड़ का बढ़ना रासायनिक परिवर्तन, है ना, भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद दही का जमना रासायनिक परिवर्तन, है ना, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, है ना। ये जितना भी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें कुछ न कुछ नया पदार्थ बनता है, तो वो सब का सब क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन से ही निकल के आया है रासायनिक अभिक्रिया। तो आपने रासायनिक परिवर्तन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानते भी हैं। अब रासायनिक परिवर्तन से जो रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहलाया, उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो डेफिनेशन दिया हुआ है आपके बुक में, वो दिया है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न भिन्न गुण वाले या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब कोई पदार्थ अकेले हो, है ना, या एक से ज़्यादा हो, आपस में क्रिया करेगा, जो उसका कुछ नया पदार्थ बनेगा, तो वही क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि हाइड्रोजन है H2 प्लस C2 बराबर बना दिया HCl, मतलब हाइड्रोजन है, जब हाइड्रोजन का हम लोग क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है, HCl बन जाता है। ये क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। और दूसरा है कि CaCO3, ये CaCO3 जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, है ना। चूना देखे हैं, चूना बहुत लोग देखे होंगे, चूना जो घर में पुताया गया जाता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब इसको हम लोग जो है पानी में डालते हैं ना, पानी में डालने के बाद चूना क्या हो जाता है, ये CaO अलग हो जाता है, प्लस CO2 उसमें से गैस बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये सब अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पे कोई एक पदार्थ भी टूट के दो नया पदार्थ बना लेता है, या दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना लेता है, ठीक है। इसको जानिए कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पदार्थ जो है जैसे H2 है, यहाँ पे इस तरफ वाला जो भी पदार्थ है वो क्या है, अभिकारक है, और इस तरफ वाला जो भी पदार्थ है वो क्या है, आपका प्रतिफल है, ठीक है। ये आपका क्या है, अभिकारक है, ये क्या आपका प्रतिफल है। तो मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेगा वो क्या है, अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल। फिर अब आगे आ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया की विधि, और रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, उसका विधि क्या है, इसका तरीका क्या है। तो बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर अणु में परिवर्तन होते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी रासायनिक, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो अभिकारक का जो अणु होगा, है ना, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा होगा, वो क्या होगा, पहले टूट के अलग होगा, और टूट के अलग होने के बाद फिर क्या होगा, फिर से वो दोबारा से, है ना, टूट के अलग होगा, और फिर अणु में परिवर्तित होते हैं। फिर परमाणु आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल का निर्माण करते हैं, फिर दोबारा से संगठित होते हैं और फिर प्रतिफल का निर्माण करते हैं।
इन अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं अणुओं के परमाणुओं के बीच संबंध टूटते हैं और अभिक्रिया और के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं, है ना। जब अभिक्रिया होता है ना तो अभिकारक के बीच संबंध टूटेगा और फिर जो है ना नया प्रतिफल में फिर क्या और फिर नया संबंध आपस में बना लेगा, है ना। जिस प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है तो हम लोग का प्रतिफल बन जाता है, ठीक है। अब जो ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अगर आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल को उठाइए, एग्जाम्पल को उठा के आप देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के हम आपको बताते हैं कि एक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण का नाम आप लोग सुने होंगे। ये पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो किस अभिक्रिया के जरिए बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के जरिए बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण कैसा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से क्या करते हैं, जड़ के माध्यम से खनिज लवण को इकट्ठा करके रखे रहते हैं, है ना। जड़ से पानी को, वाटर को इकट्ठा करके रखे रहते हैं। और जो है जब ये सूरज की जो रोशनी उस पर पड़ती है तो उससे क्या करते हैं, वो सन के लाइट की उपस्थिति में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं पत्ती के स्टोमाटा के जरिए। और उसके पत्ती में जो है एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल बोलते हैं। और वो क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो पहले क्या होता है, पानी टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है, ये सब आपस में सब पहले टूट जाते हैं और फिर दोबारा रीअरेंज होते हैं, तब जो बनता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। आप जो है प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया देखिएगा, उसका होता है C6H12O6, है ना। उसका जो अभिक्रिया होता है 6CO2 होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, और ये जो अभिक्रिया होगा तो हो जाएगा C6H12O6 और प्लस क्या हो जाएगा H2O बनेगा और प्लस क्या बनेगा O2 भी बनेगा। तो ये जो अभिक्रिया है ना, ये तो संतुलित किया हुआ है। अगर सिंपल में इसको लिखेगा तो C2 प्लस H2 ये दोनों अभिक्रिया का बनता है, C6H12O6 बनाता है और साथ में H2 भी बनाता है और O2 भी बनाता है, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया। फिर आप आ जाइए श्वसन की अभिक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया। हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेना और छोड़ना जो है वो एक अलग चीज़ है। सांस लेना और छोड़ने को हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है। लेकिन श्वसन जो प्रक्रिया है, ये अभिक्रिया एक पूरी प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर करते हैं तो ऑक्सीजन जाता है अंदर, फेफड़े में जाता है, फेफड़े में हीमोग्लोबिन आता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, पकड़ता है। वहाँ से एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और फिर वो चला जाता है रक्त के माध्यम से शरीर के कोशिकाओं में जाता है और वहाँ क्या करता है, ऑक्सीजन को वहाँ रिलीज कर देता है। और वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, फिर वो क्रिया करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करने के बाद वो क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के फिर दोबारा वापस आता है और फिर उसको क्या करता है, फेफड़े में छोड़ देता है। और फिर फेफड़ा से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं। तो ये सारी ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये सब क्या है, कैसी अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया। आपसे कोई पूछेगा कि श्वसन कैसी अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया है ना। कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ H2 प्लस CO2, ये जो अभिक्रिया और कैसा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है। ये आप जो देखिए CO2 ये टूट रहा है, कैसा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है। और इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए रासायनिक परिवर्तन का। जितना भी रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया ही हो रहा है, ठीक है। जैसे दूध का दही में बदलना, तो जब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, दूध का अणु टूट के एक नया अणु बनाया जो दही बन गया, ठीक है। जैसे हम लोग बच्चे बढ़ रहे हैं तो वहाँ भी क्या हो रहा है, अणु टूट रहा है, फिर नया अणु बन रहा है और उससे बच्चों का ग्रोथ हो रहा है। फिर पौधे बढ़ रहे हैं यहाँ ना, फिर या फिर कुछ भी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप NCERT बुक को पढ़ेंगे अच्छे से तो और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ उसमें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं कि कैसे पता चले। जैसे कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कैसे जानें कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि भौतिक अभिक्रिया हुआ है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। ये जो आपका दिया हुआ है ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है कि गैस की उत्पत्ति। जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा तो गैस की उत्पत्ति होगी। गैस की उत्पत्ति का एग्जांपल हम लोग यहाँ से ले सकते हैं कि कभी हमेशा आप लोग के घर में अब तो व्हाइट सीमेंट का ज़माना आ गया है, अब व्हाइट सीमेंट हो रहा है, पुट्टी हो रहा है,
लेकिन जब हम लोग बहुत छोटे थे तो उस टाइम में क्या होता था, लगभग ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता था वो चूने का इस्तेमाल होता था। और चूने का जो इस्तेमाल होता था तो वो चूना एक बहुत बड़ा सा नाद बना होता था, उसमें पानी रखा था और उसमें ला के चूना डाला जाता था। तो चूना क्या हो जाता था, वो खदकता था और उसमें से गैस निकलता था। तो गैस कैसा गैस निकलता था, बहुत गैस में बहुत गर्म भी गैस होता था। और साथ साथ दो चीज़ में होता था चूना में, एक तो गैस निकलता था कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अजीब गैस जैसा गैस लगता था। और दूसरा जब उस नाद को हम लोग छूते थे तो वो क्या होता था, बहुत गर्म भी होता था और चूना क्या होता था, खदकने लगता था। मतलब क्या हो रहा होता कि वहाँ याद ये होगा ना कि ये उष्मा ताप में परिवर्तन, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जो अभिकारक जो भाग ले रहा है, जो अभिक्रिया में जो शामिल है, उसके जो टेम्परेचर में वो होगा, वो क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा, बदलाव हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एक तो गैस रिलीज होगा। फिर बोला गया है कि अपक्षेप का बनना, और जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अपक्षेप बनेगा, मतलब कुछ ना कुछ जो उसमें का चीज़ है वो क्या होगा, बाहर हट जाएगा। जैसे अपक्षेप का बनने से पता चलता है, जैसे बाद में मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया आग का जलना, आग जो जलता है वो क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है, मतलब वो आग का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम लोग लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी के जलाने के बाद या तो कोयला प्राप्त होता है या तो राख प्राप्त होता है। तो ये अगर कागज़ को जलाया तो सीधा राख हो जाता है। तो राख जो है वो अपक्षेप है, तो अपक्षेप का बनना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण समझ सकते हो उससे। कि दूसरा फिर देख लीजिए, आप जब लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी में क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। तो कोयला भी क्या हो गया, लकड़ी के लिए अपक्षेप हो गया। और फिर कोयला को फिर जलाते हैं तो वो कोयला क्या होता है, राख बन जाता है। तो राख किसके अपक्षेप हो गया, वो कोयले का अपक्षेप हो गया। तो अपक्षेप का बनना ये भी क्या है, एक है। दूसरा है रंग में परिवर्तन, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा। आप दूध का कलर देखिए और दही का कलर देखिए, दोनों के रंग में आपको डिफरेंस नजर आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई दो तरह का केमिकल होता है, उसका कलर अलग अलग होता है, जब हम लोग उसको मिलाते हैं तो दोनों का कलर क्या होता है, अलग अलग हो जाए, मतलब दोनों का कलर मिलने के बाद एक अलग नया कलर बन जाता है। तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग पेंट है, दो तरह का पेंट को मिलाते हैं तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि हम लोग प्राइमरी कलर के बारे में पढ़ते हैं, तीन ही तरह का प्राइमरी कलर होता है। ठीक है ना, एक होता है येलो, ब्लू और ग्रीन, रेड, येलो और ये ब्लू, तीन तरह का कलर होता है। इसमें क्या है, आपका यही तीनों कलर से क्या होता है, पूरा कलर बनता है। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया ही के कारण होता है। दूसरा आप देख लीजिए, बोलता है कि ताप में परिवर्तन, एक है अवस्था में परिवर्तन। दूसरा अवस्था में परिवर्तन हो जाता है कैसे, जो कि जब भी देखिए दूध है, दही बन गया। दूध पहले क्या था, अलग लिक्विड की तरह था, दही बन गया तो थोड़ा थक्का थक्का बन गया, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया। ठीक है। जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो बहुत छोटे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, हम लोग की अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। पौधा है बहुत छोटा सा रोपा गया था, वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया था, अवस्था में परिवर्तन आता है। तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये जो आप 6 चीज़ें हैं, एनसीईआरटी भी 6 या 7 5 चीज़ या 6 चीज़ बताते हैं कि ये चीज़ जो है आपका गैस की उत्पत्ति, अपक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन, ये चीज़ें जो है आप ताप में परिवर्तन तो आप आए दिन देखते होंगे। ये देखिए, ये ताप में परिवर्तन तो आपको आए दिन नजर आता होगा। गैस की उत्पत्ति ये भी समझ में आता होगा। अपक्षेप का बनना, जैसे देखिए किसी कोई भी कागज हो या सूती कपड़ा हो या कोई भी चीज़, उसको जब जलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा, तो वो अपक्षेप की प्राप्ति हो गई। दूसरा बोलता है कि रंग में परिवर्तन, ऐसी बात है कि लकड़ी अगर भाई लकड़ी अलग कलर का है, उसको आप जला दीजिए, क्या हो जाएगा, वो कोयले के काला जैसा होगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारी अभिक्रिया हैं जिसमें रंग में परिवर्तन होता है। दूसरा है कि ताप में परिवर्तन, अभी मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल बताया चूने का, कि उसको जब पानी में डालिएगा तो उसके साथ भी वही होता है। फिर आ गया अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। जैसे चूना है वो ठोस रहता है, और वो जब उसको ये अभिक्रिया करते हैं तो टूट के वो क्या होता है, गर्दा गर्दा हो जाता है। ठीक है। या फिर मोम है, मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो वो ठोस रहता है, लेकिन जब जलता है पिघलता है तो दर्द होता है, दर्द होने के बाद क्या होता है, वो गैस बन के खत्म हो जाता है। तो ये सब इसमें अवस्था में परिवर्तन है। ठीक है। तो हम लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ये जो रासायनिक परिवर्तन है, ये सब के बारे में अभी हम लोग थोड़ा मोड़ा जाने हैं। इसका जो मेन स्टार्ट हो रहा है रासायनिक समीकरण, मतलब ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया की भी हम लोग पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का जो टाइप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे, समीकरण किसको बोलते हैं। तो मेन है रासायनिक समीकरण आपका इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको समझना है अगर आपको, तो रासायनिक समीकरण आपको समझ में आना चाहिए। और जैसे ही आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गया तो जान लीजिए कि सारा रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग अगर इस चैप्टर को मैं स्टार्ट किया हूँ तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको हर हाल में 1 से लेकर के
30 तक कम से कम परमाणु जो है परमाणु का संकेत, परमाणु का नाम, परमाणु का संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये कम से कम याद होना चाहिए 1 से लेकर के 30 तक। सबसे पहला काम है आपको 1 से लेकर 30 तक क्लास 9 के साइंस में आपको केमिस्ट्री का जो बुक होगा उसमें आपको मिल जाएगा। साइंस में खोजिए केमिस्ट्री वाले चैप्टर में तो मिल जाएगा। 1 से लेकर के 30 तक का लिख लेना है ना, उसका नाम हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब जितना है 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। और वहाँ से उसको क्या कर लेना है, आपको उसका संकेत भी याद कर लेना है कि सोडियम का संकेत क्या होता है। आपको मैं बिहार बोर्ड का एक सबसे अच्छा बात बोलिए या सबसे ये बात बोलिए कि इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपसे ये पूछता है कि बताइए सोडियम का संकेत क्या होता है ना, क्या पोटेशियम का संकेत क्या होता है ना, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है। तो आपको कम से कम 1-2 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर आप इसको याद कर लीजिएगा। ये जो इसका टेबल होगा 30 तक का, क्लास 10 के लिए 30 तक काफ़ी याद कर लेना। अगर 30 तक आप याद कर लेते हैं तो कुछ मेन है 2, 4, 10, 5 जो बोलते बोलते आपको याद हो जाएंगे। जैसे सिल्वर का हो गया, जैसे गोल्ड का हो गया, है ना, ये सब आयरन का हो गया, ये सब आगे तक आता है बहुत सारा। लेकिन जेरॉन हो गया, ये सब बहुत सारा चीज़ है। ये जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो और आगे याद हो जाएगा, प्रैक्टिस पे याद हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ तो आना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे पहला रसायन संकेत पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का, और उसका परमाणु संख्या पता होना चाहिए। जब संकेत और ये दोनों याद कर लीजिएगा तो हम आपको एक चीज़ निकालना सिखाएंगे जिससे आप रासायनिक समीकरण खुद से बना सकते हैं। रासायनिक समीकरण खुद से बनाने के लिए आपको हर हाल में सबसे पहले संकेत और परमाणु संख्या याद होना जरूरी है। अगर ये दोनों याद हो जाएगा तो रासायनिक समीकरण बनाना आसान हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में, इसके अगले में, जहां हम लोग अब रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण कैसे बनता है, रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई, कौन किससे अभिक्रिया करवाना, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कमेंट करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।